हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है अगला वो पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूलाज। सो हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और उस एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हम कल तक वैलेंसी और चार्ज वाला जो टॉपिक है वो कर चुके हैं। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये जो केमिकल फार्मूलाज हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्या कर लेंगे, वैलेंसी और चार्ज वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में ही आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है केमिकल फार्मूलाज का वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो केमिकल फार्मूलाज जो भी आपका है बेसिकली, ठीक है, वो आपको तभी पढ़ना रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा जब आपको वैलेंसी और चार्ज वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए सो हम यहाँ पर देख लेते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो हमारा केमिकल फार्मूलाज हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये जो हमारे 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर के बारे में मैं आपको डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ। सो ये दोनों चैप्टर जो हैं हमारे, चैप्टर नंबर 1 हुआ और चैप्टर नंबर 2 हुआ, ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला जो भी चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसमें हम केमिकल फार्मूलाज वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल फार्मूलाज क्या होंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर केमिकल फार्मूलाज की। The valencies or charges, the valencies or charges must be balanced. The valency or charges must be balanced. ठीक है, जो भी वैलेंसीज रहती है और जो भी चार्जेस होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, द वैलेंसीज और चार्जेस मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहले आपको जो भी वैलेंसी है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी वैलेंसीज है और जो भी चार्जेस है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस पॉइंट का मतलब ये रहेगा कि मान लीजिए कोई कंपाउंड बन रहा है, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, सो उन दोनों एलिमेंट्स की जो भी वैलेंसी और चार्जेस हैं वो आपको फिक्स करना पड़ेंगे। वो आप फिक्स कैसे करेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स की जो भी चार्जेस हैं उनको आपको इक्वल करना है। जैसे फर्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर जितना भी चार्ज है उतना ही चार्ज सेकंड वाले एलिमेंट पर भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारा H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अगर मैं हाइड्रोजन सल्फेट बोलूँ, सो मेरा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और मेरा दूसरा एलिमेंट है सल्फेट। अब ये दोनों मिलके तभी कंपाउंड बना सकते हैं जब इन दोनों की जो वैलेंसी और चार्जेस हैं दोनों ही बैलेंस हो, दोनों ही इक्वल हो। और वो मैं कैसे करूँगी, देखिए जो भी मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, जो भी मेरा हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, यू नो दैट, मैंने निकालना सिखा रखा है। और सल्फर किसी में भी आ जाए उसके ऊपर हमेशा चार्ज होता है -2। सो ये -2 है और ये कितना है, +1 है। अब मैं इन दोनों का कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो उसको स्टेबल तभी कर सकती हूँ जब दोनों के जो चार्जेस हों, दोनों के चार्जेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो दोनों के चार्जेस इक्वल कैसे होंगे, हाइड्रोजन +1 है और ये -2 है, सो मुझे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, तो मुझे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, मुझे हाइड्रोजन को ट्वाइस करना पड़ेगा। जब मैं हाइड्रोजन को ट्वाइस करूंगी तो हाइड्रोजन के ऊपर कितने नंबर आ जाएंगे, हाइड्रोजन ट्वाइस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला है वो बन जाएगा H2SO4, है ना, क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज था, अब यहाँ पर भी +2 हो गया है क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 है, सो 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, +2 चार्ज बना देंगे। सो वो हो जाएगा मेरा H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो वैलेंसीज और चार्जेस जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सो वैलेंसीज और चार्जेस मस्ट बी बैलेंस, है ना, इसका मतलब दोनों के वैलेंसी और चार्जेस बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल ये रहेगा, मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट।
and non-metal, metal and non-metal compound should show the metal and non-metal compound should show the name or symbol of the metal first. ठीक है, चलिए सो हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको जो भी एलिमेंट है उनके सिंबल्स आपको लिखना पड़ेंगे, उनके सिंबल्स लिखना ज़रूरी है। जैसे Na+ होता है और Cl- होता है, उसको सिंबल से ही आपको इंडिकेट करना है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। सो आप केमिकल फार्मूला में आपको सबसे प्राइमरी चीज़ है, आपको सभी के सिंबल्स याद होना चाहिए। अगर आपको सिंबल्स याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि आपको जो भी सिंबल्स हैं वो सिंबल्स याद होना चाहिए। अगर सिंबल्स आपको याद नहीं होंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। सो NaCl का आपको जो भी सिंबल है वो याद होना चाहिए। देखिए, अगला पॉइंट हो जाएगा इफ़ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। अगर कोई कंपाउंड है जो क्या कंसिस्ट कर रहा है, पॉलीएटॉमिक आयन कंसिस्ट कर रहा है। पॉलीएटॉमिक आयन्स मतलब कि ऐसे आयन हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, तो उनको हमें काय में इनक्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा और रेडिकल बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे SO4 की अगर हम बात करें तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है और इसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज केवल किसी एक एलिमेंट का नहीं रहेगा, वो चार्ज पूरे पॉलीएटॉमिक आयन का रहेगा। सो आपको इसको कैसे इंडिकेट करना है, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में करके फिर इसके ऊपर आपको 2 नेगेटिव लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे सो ये चार्ज किसके ऊपर बिलोंग हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर बिलोंग हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी सल्फेट एटम है SO4 है उसके ऊपर जो भी 2 नेगेटिव चार्ज है वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर नहीं है, वो पूरे के ऊपर है। इसलिए आपको उसको कैसे इंडिकेट करना है, उसके ऊपर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उस स्क्वायर ब्रैकेट को लगाकर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा उसके ऊपर का चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट भी लिख दे रही हूँ। इफ a compound consists of a polyatomic ions, if a compound consists of a polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड है वो अगर कैसा है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो आयन को हमें ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके रेशियो को इंडिकेट करने के पहले। सो ये कुछ रूल्स हैं बच्चों जो आपको लर्न करना पड़ेंगे। अगर आपको ये रूल्स लर्न हैं तभी आप आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जितने भी अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको कवर अप कर पाएंगे। तो आपको ये जितने भी तीनों रूल हैं बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल फार्मूला किस तरीके से हम बना सकते हैं वो उसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको
ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।